हेलो फ्रेंड्स, मैं शशांक सिंह आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं इस समय एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 4 भारत में खाद्य सुरक्षा। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे की जाती है। खाद्य की सुरक्षा करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, सरकार उन खाद्यान्नों को, उन अनाजों का भंडारण कैसे करती है और फिर उनका वितरण कैसे करती है, वो कौन सा सिस्टम है जिसके अंतर्गत भंडारण होता है और वह कौन सा सिस्टम कहा जाता है जिसके अंतर्गत उस खाद्यान्न का वितरण किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा 70 के दशक के प्रारंभ में हरित क्रांति के आने के बाद से मौसम की विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा है। जैसा कि हरित क्रांति के विषय में मैंने आपको दूसरे चैप्टर में बताया था कि हरित क्रांति क्या है, ये कब आई और हरित क्रांति के आने से हमारे देश की कृषि में कितने अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। तो हरित क्रांति कब आई? 70 के दशक में आई। और जब हरित क्रांति आई तो नए नए बीजों का सृजन हुआ, कीटनाशक दवाइयों का, जिससे कि जो खेती की पैदावार थी, जो उपज थी, वो बढ़ गई। और जब खेती की उपज बढ़ गई तो उसके दौरान, उसके पश्चात देश में कोई भी अकाल जैसी स्थिति नहीं आई। देश भर में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण भारत पिछले 30 वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। जैसा कि ये कहा जाता है और हम लोग जानते भी हैं कि भारत विविधता का देश है, यानी यहाँ एक ही फसल का उत्पादन नहीं, अनेक फसलों का उत्पादन अनेक राज्यों में होता है। जैसे किसी राज्य में किसी फसल का उत्पादन अधिक होता है तो किसी दूसरे राज्य में किसी दूसरी फसल का उत्पादन अधिक होता है। तो कहने का आशय ये है कि एक फसल का ही नहीं, अनेकों फसलों का उत्पादन भारत देश में होता है। तो जिसके द्वारा उसी फसल का उत्पादन, जिस मान लीजिए किसी स्टेट में गेहूं ज्यादा पैदा हुआ और किसी स्टेट में कम पैदा हुआ, तो सरकार क्या करती है कि जो अनाज का भंडारण करती है उसी के दौरान कम उत्पादन वाले क्षेत्रों में जहां खाद्यान्न की कमी होती है, अधिक उत्पादित वाले राज्य से क्रय करके वहां पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करवाती है। अभी हम आगे जानेंगे कि क्या है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो सरकार द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में खराब मौसम, खराब स्थितियों के बावजूद अथवा किसी अन्य कारण से अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई है। तो भारत की गवर्नमेंट के द्वारा जो भी प्रिकॉशंस अपनाई गई, जो भी विधियां अपनाई गई, उनके द्वारा ये बात तो तय हो गई कि चाहे अब देश में अकाल पड़े, चाहे बाढ़ सूखा पड़े, लेकिन खाद्यान्न की समस्या नहीं आने पाएगी। सरकार ने ऐसी ऐसी विधियों को सृजन किया। हरित क्रांति के आने के बाद फसलों के उत्पादन में स्वाभाविक रूप से वृद्धि होना ये एक सकारात्मक पहल है। तो इस व्यवस्था के दो घटक हैं। किस व्यवस्था के? खाद्य सुरक्षा जो है इसके दो कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है बफर स्टॉक और दूसरा कंपोनेंट है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे जानेंगे कि बफर स्टॉक क्या होता है, बफर स्टॉक के अंतर्गत गवर्नमेंट करती क्या है और बफर स्टॉक से बेनिफिट क्या होता है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, ये भी जानेंगे। यहाँ एक ग्राफ के जरिए ये दिखाया जा रहा है कि भारत में जो अनाज की उपज थी वो आर्थिक क्रांति यानी हरित क्रांति आने के बाद कैसे इंक्रीज हुई है। अगर हम ग्राफ पर नजर डालें तो देखने में ये स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है कि 1960 और 61 के बीच में जो हमारे देश में अनाज की उपज थी करोड़ टन में, वो कितना दिखा रहा है? 50 से 100 के बीच में। और जबकि यही जब हरित क्रांति आई तो 70-71 में जब हरित क्रांति आई
तो देखिए ऑटोमेटिक 100 क्रॉस कर गया है। ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज होता गया है। 2002 और 3 के आसपास ये ग्राफ थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन फिर 3 और 4 में आकर के कवर हो गया है। लेकिन अगर ये कंपैरिजन किया जाए कि हरित क्रांति आने के पहले जो सिचुएशन थी और हरित क्रांति आने के बाद जो सिचुएशन बनी, उससे देश की जो अनाज की उपज है उसमें काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, काफ़ी वृद्धि हुई है, काफ़ी इंक्रीज हुआ है। तो हरित क्रांति को हम कह सकते हैं कि यह अनाज की उपज में अपनी महती भूमिका निभाई है और अभी भी निभा रही है। तो बफर स्टॉक क्या है? मेन रूप से ये समझिए कि बफर स्टॉक को हम ये कह सकते हैं कि जब देश में आपातकालीन स्थिति आती है, यानी कि इमरजेंसी जब आ जाती है, तो ऐसा होता है कहीं बाढ़ आ गया तो फसल पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है, सूखा आ जाता है तो फसल पूरी तरीके से, हालांकि ये पूरे देश के लिए नहीं, देश के किसी एक भूभाग पर, किसी एक एरिया पर जब ऐसी स्थिति आती है संकटकालीन, आपातकालीन, तो यही बफर स्टॉक सिस्टम जो है, यही उन आपातकालीन स्थिति में, आपातकालीन जगहों पर जिन भी वस्तुओं की कमी होती है उसको पूरा करने का काम करता है। जैसे मान लो अनाज की कमी हो गई, दाल, चावल, गेहूं, तो यही बफर स्टॉक के जरिए वहां आपूर्ति की जाती है। बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म है FCI, के माध्यम से सरकार ने इसका एक अलग से ही गठन कर दिया कि जो देश भर में जो खाद्यान्न से संबंधित मामले होंगे, मैटर्स होंगे, उनका अवलोकन, उनकी देखरेख, उनका मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो FCI ही देखेगी। तो इसको इसीलिए भारतीय खाद्य निगम या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो बफर स्टॉक FCI के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। तो इससे यह सिद्ध हो जा रहा है कि बफर स्टॉक के जरिए किया क्या जाता है, खाद्यान्न को स्टोर किया जाता है, खाद्यान्न को भंडारण में रखा जाता है। जो स्टोर गृह होते हैं, भंडारण गृह होते हैं, उसमें दाल, चावल, गेहूं, ये सब रखा जाता है। और इसको रखने का मेन मकसद यही है कि जब देश में ऐसी इमरजेंसी की स्थिति आ जाए कि लोगों को खाने के लिए अनाज की उपलब्धता ना हो, तो इसी बफर स्टॉक के जरिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उसको वितरित किया जाए। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। FCI का काम क्या है कि अधिशेष, यानी कि जितनी आवश्यकता है, जब आवश्यकता से अधिक कहीं अनाज का उत्पादन होता है किसी भी राज्य में, तो वहां के किसानों से ये FCI गेहूं और चावल को क्रय करता है, खरीदता है, और इसके बदले किसानों को पैसा भी मिलता है। तो जो किसानों से खरीदा जाता है अनाज, उनके बदले जो उनको पैसा दिया जाता है, इसका भी निर्धारण, यानी फसल की जो पैदावार होती है उसकी जो बिक्री करते हैं किसान लोग, तो उसका जो निर्धारण होता है पैसे का, वह सरकार ही करती है और FCI उस पैसे को देती है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। यह सरकार पहले से ही डिसाइड कर लेती है कि गेहूं का प्राइस कितना फार्मर्स को देना है और चावल के लिए कितना देना है, और दलहनी फसलों के लिए कितना देना है, तिलहनी फसलों के लिए कितना देना है। तो इनका सबका जो है निर्धारण है, ये गवर्नमेंट फसल के पूर्व ही कर लेती है। तो इसी को जो मूल्य किसानों को दिया जाता है FCI के द्वारा, इसी को कहा जाता है न्यूनतम समर्थित कीमत, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP।
तो इसका निर्धारण जो करती है गवर्नमेंट पहले से ही कर लेती है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा कर देती है। यानी कि जब फसल की बुआई होने वाली रहती है तो उसके पहले ही गवर्नमेंट जो है वो किसानों के लिए जो भी फसल का मौसम होता है उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है उसकी घोषणा पहले कर देती है कि हाँ अब की जब फसल की पैदावार होगी तो इसी रेट के जरिए इसी रेट पर उनकी फसल को क्रय किया जाएगा। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। तो सरकार यानी एफसीआई के द्वारा इसके खाद्य को स्टोर करने के लिए हर एक राज्य में हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्टोर बनाया गया है जहां पर खाद्यों का भंडारण किया जाता है, गेहूं का अलग चावल का अलग। तो उसी स्टोर के जरिए ही लोगों में फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सिस्टम के जरिए वितरित किया जाता है। अभी हम आगे ये भी जानेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है और कैसे कैसे इसमें बांटा जाता है। बफर स्टॉक को केंद्रीय पूल भी कहा जाता है। बफर स्टॉक का दूसरा नाम केंद्रीय पूल भी है। यह इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि बफर स्टॉक को हम और किस नाम से जानते हैं, या बफर स्टॉक में कौन कार्य करता है, या कौन सी संस्था ऐसी है जो बफर स्टॉक में एंगेज है। तो हम क्या कहेंगे, कौन सी संस्था है? भारत सरकार द्वारा बनाई गई संस्था जो है भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एफसीआई। तो बफर स्टॉक जो होता है इसका शुरुआत यानी कि बफर स्टॉक में कितना अनाज होना चाहिए इसका निर्धारण गवर्नमेंट प्रत्येक वर्ष के तीसरे माह में ही कर लेती है कि इस बार इस बफर स्टॉक में हमको न्यूनतम कितना अनाज का भंडारण करना है। क्या आप जानते हैं कि सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? अभी तक तो पढ़ा ही आपने कि हाँ बफर स्टॉक का मतलब क्या है, इसका यूज कहाँ कैसे किया जाता है। आगे जानते हैं कि ऐसी कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। तो यह पूरा समझ में आ रहा है कि बफर स्टॉक क्या करती है और गवर्नमेंट क्यों बनाती है इसको। यानी ऐसी कमी वाले क्षेत्रों में जहां अनाज का उत्पादन कम होता है या आपातकाल जैसी स्थिति आ जाती है, तो जो समाज में गरीब वर्ग के लोग हैं वो बाजार में जाकर के अधिकतम मूल्य वाली वस्तुओं को नहीं खरीद सकते हैं। जैसे बाजार में जो दाल चावल गेहूं का मूल्य है वो बहुत अधिक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि उसी चावल और गेहूं को अपने बफर स्टॉक में जो स्टोर की रहती है उसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए कम मूल्य पर कम दामों पर गरीब समाज में जो गरीब वर्ग के लोग हैं उन तक पहुंचाती है, वितरित करवाती है। तो इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि निर्गम कीमत किसे कहते हैं, तो यही कि खाद्यान्न पैदावार की कमी वाले क्षेत्रों में जो समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज वितरण करवाया जाता है उसी कीमत को निर्गम कीमत कहा जाता है। यह बेसिकली रूप से खराब मौसम में या आपातकाल वाले क्षेत्रों में अनाज वितरण करने का यानी समस्याओं को दूर करने का कार्य करती है। आइए फ्रेंड्स, अब आगे हम अध्ययन करेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली है क्या। इतनी देर से हम इसका नाम सुनते आ रहे हैं, तो आइए इसके बारे में भी जानेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते किसे हैं और इसका कार्य क्या है। तो भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा अधिप्राप्त अनाज को
सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। जैसा कि जो लोग गांव से होंगे और इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको तो ये पता ही होगा कि जिसको कहते हैं गांव में कोटा, सरकारी कोटा यानी सरकारी राशन की दुकान, जहां पर प्रतिमाह राशन का वितरण किया जाता है कम दामों पर और राशन कार्ड के जरिए राशन मिलता है। तो इसके लिए एक अलग से पहचान के लिए कि हाँ आप गरीबी रेखा के नीचे हैं, आपको अनाज की ज़रूरत है, इसलिए सरकार ने एक इसकी स्पेशल पहचान बनाई है, उसके लिए राशन कार्ड बनाया गया है। तो यानी एफसीआई द्वारा जो भी बफर स्टॉक में स्टोर किया जाता है, उसी अनाज को जो लाइसेंस वाले यानी कि जो गवर्नमेंट द्वारा वेरीफाई किए गए हैं कि हाँ यही राशन, यही कोटा चला सकते हैं, यही जो सरकार द्वारा दिया हुआ राशन है, उसी को वितरित कर सकते हैं। तो उन्हीं के जरिए समाज के गरीब वर्गों के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं, पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब अधिकांश क्षेत्रों, तो ये तो समझ में आ गया होगा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली है क्या। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो सरकार अपने बफर स्टॉक में अनाज को स्टोर करती है और समाज के गरीब वर्ग के लोगों को बांटने के लिए जो गांवों में कोटेदार होते हैं, जो लाइसेंस प्राप्त सरकार द्वारा प्रमाणित किए हुए राशन की हाँ ये सरकारी राशन की दुकान है, यहाँ सरकार द्वारा दिए हुए अनाज को ये पब्लिक में सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर वितरित करेंगे। तो यह सब सिस्टम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाता है। अब अधिकांश क्षेत्रों, गांवों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं। जैसा कि अभी जल्द में ही हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने नवंबर तक सभी को, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जिसने पलायन किया है और खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, उन तक राशन पहुंचाने की जो घोषणा की है वो नवंबर तक कर दिया है। देश भर में लगभग 4.6 लाख राशन की दुकानें हैं, जिनके जरिए सरकार उचित दर पर पब्लिक तक, समाज के गरीब वर्ग के लोगों तक पहुंचाती है। राशन की दुकानों में, जिन्हें उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है, चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडार होता है। जैसे पहले क्या था, चीनी भी मिलती थी और मिट्टी का तेल भी मिलता था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे गांवों में जहां बिजली की व्यवस्था नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो शाम को घर में रोशनी कैसे हो, घर में उजाला कैसे किया जाए, इसके लिए सरकार मिट्टी का तेल भी देती थी, जिसको लालटेन के जरिए या दिया दीपक के जरिए हम लोग यूज करते थे, जलाते थे और अपने घरों को रोशन करते थे। लेकिन जब से लाइट की उपलब्धता आ गई, तब से लोग धीरे धीरे इससे दूर होते गए। ये सब जो चीनी था, मिट्टी का तेल था या गेहूं और चावल था, ये बाजार कीमत से कम कीमत पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है, विक्रय किया जाता है। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रति माह इनकी एक अनुबंधित मात्रा, जैसे 35 केजी अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 किलोग्राम चीनी आदि निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीद सकता है। ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया था। लेकिन अब इस सिस्टम में थोड़ा बदलाव किया गया है। अब 35 केजी राशन नहीं दिया जाता है और 5 लीटर मिट्टी का तेल भी नहीं दिया जाता और 5 केजी चीनी भी नहीं दी जाती। इसका एक अलग से सिस्टम बना लिया गया है कि एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया गया है कि इतना इतना लोगों को दिया जाएगा। जैसा कि अभी हमने राशन कार्ड के बारे में बताया था, तो राशन कार्ड भी 3 प्रकार के होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह परीक्षा में पूछा जा सकता है कि राशन कार्ड के कितने प्रकार हैं। तो निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए, यानी कि जो बहुत गरीब हैं, उनके लिए अंत्योदय कार्ड योजना है।
यानी उनका जो कार्ड बनेगा वह अंत्योदय कार्ड रहेगा। दूसरा कि निर्धनता रेखा से नीचे के लिए बीपीएल कार्ड है, जिसको व्हाइट कलर का होता है, और जो अंत्योदय कार्ड होता है यह रेड कलर का होता है। और तीसरा है अन्य लोगों के लिए एपीएल कार्ड, यानी जो गरीबी रेखा से जिनको मतलब ही नहीं रहता अनाज से या बहुत कम संपन्न लोग रहते हैं उनके लिए एपीएल कार्ड। तो अब ये समझ में आ गया कि बफर स्टॉक क्या है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, इसके जरिए सरकार क्या क्या करती है। भारत में जैसे यहाँ की कुछ क्रियाएं दी हुई हैं कि राशन की दुकान कब खुलती है, राशन की दुकान पर कौन कौन सी चीज़ें बेची जाती हैं, राशन की दुकान के चावल और चीनी की कीमत की तुलना किसी अन्य किराने की दुकान की कीमतों से करें। तो ये सब आप सभी के गांवों में सरकारी राशन की दुकान होगी ही, और जो लोग लेने जाते होंगे उनको तो पता होगा ही कि हाँ हमारे राशन की दुकान कब खुलती है, इसकी प्राइस क्या है, और हम कंपैरिजन करेंगे बाज़ार की प्राइस से तो कितना डिफरेंस आ रहा है। तो ये पता चल जाएगा कि हाँ गवर्नमेंट की जो ये योजना है ये हमारे लिए कितनी यूजफुल अप्रूव्ड हो रही है। तो इसकी क्रिया को स्वयं करिएगा आप सभी। अब भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में 1944 के दशक में हुई। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत कब और कहां से हुई और किस कारण से हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल में जब अकाल पड़ा था वहीं 1944 के दशक से हुई। हरित क्रांति से पूर्व भारी खाद्य संकट के कारण 60 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई। हरित क्रांति जैसा कि मैंने बताया 70 के दशक में तो हरित क्रांति आई। इसके पहले देश में भारी खाद्य संकट था, कहीं कहीं आपूर्ति होती थी और कहीं नहीं हो पाती थी, क्योंकि हमारा जो खेती करने का ट्रिक था, खेती करने की जो हमारा सिस्टम था, जो विधि थी वो बहुत ओल्ड थी। तो हरित क्रांति के आने से वो सारी विधियां जो फसल के लिए जो बीज थे वो सब न्यू हुए, नए नए सृजित किए गए, अधिक पैदावार देने वाले बीजों का सृजन किया गया। जो हमारे फसलों में कीटनाशक कीट लग जाते थे, फसलें रोगित हो जाती थीं जिससे कि नष्ट हो जाती थीं, उनका उत्पादन नहीं मिलता था, उनके लिए दवाइयों का कीटनाशकों का सृजन किया गया, उपचार लाया गया, जिससे कि हरित क्रांति के आने के बाद जो खाद्यान्न की समस्या थी वो धीरे धीरे दूर हुई। गरीबी के उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक के मध्य NSSO की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधी 3 महत्वपूर्ण अंतःक्षेप कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। यानी NSSO के जरिए 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। पहला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो पहले से ही थी लेकिन उसे और मजबूत किया गया। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या तो पहले से ही था, लेकिन इसको और कैसे इसमें जान लाई जाए, कैसे इसमें और स्ट्रेंथ लाई जाए, कैसे इसको और पावरफुल बनाया जाए, यह जो NSSO की रिपोर्ट आई उसी के जरिए इसको और पावरफुल बनाया गया। जो पहले से ही थी लेकिन उसे और मजबूत किया गया। दूसरा है एकीकृत बाल विकास सेवाएं ICDS, जो प्रायोगिक आधार पर 1975 में शुरू की गई, और काम के बदले अनाज FFW 1977-78 में प्रारंभ किया गया। कौन कौन से 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दूसरा था एकीकृत बाल विकास सेवाएं, और तीसरा था काम के बदले अनाज। तो यह प्रश्न में परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसको आप लोग नोट्स में जरूर लिखिएगा। इन वर्षों में कई नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और कार्यक्रमों को चलाने के बढ़ते अनुभवों के आधार पर अन्य कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया। वर्तमान में अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम PAP चल रहे हैं जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इनमें स्पष्ट रूप से घटक खाद्य भी हैं
जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर का भोजन आदि विशेष रूप से खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा के कार्यक्रम हैं। अधिकतर पीएपी भी खाद्य सुरक्षा बढ़ाते हैं। रोजगार कार्यक्रम गरीबों की आय में बढ़ोतरी कर खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान करता है। यानी कि अगर गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम पर जोर दिया जाए तो जो खाद्य की समस्या है वो किसी हद तक दूर हो सकती है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। खूब अच्छे से पढ़िएगा। जो भी समझ में नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। आपका निराकरण बहुत जल्द ही किया जाएगा। आप सभी पढ़ें और आगे बढ़ें और अपने माता पिता का, अपने परिवार का नाम रोशन करें। इसी के लिए समस्त आईएएस पॉइंट की टीम कार्यरत है। टिल देन फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।